कुछ डाउट है जितना पढ़ा था उसमें कुछ? अरे बोला करो भाई। कौन सा लास्ट? इसमें क्या नहीं समझा गधे? क्या था? ये था ना इंटीग्रल ऑफ जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर आर से इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी से आर था ना। हाँ देखो इसमें जी एम एम तो कॉमन है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लोगे, अंदर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो जी एम एम को बाहर रखो, 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू माइनस 2 लिख सकते हो इन्फिनिटी से लेके आर। तो क्या जी एम एम जो बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स ना। अरे इतना तो मैं लिख सकता हूँ ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 बाई एक्स। कैसे लिखा? 1 बाई एक्स स्क्वायर को माइनस 1 बाई एक्स कैसे लिख दिया बताओ? एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। कल ही तो फार्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट वही फार्मूला लगाया है। अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन में लिमिट कैसे रखते हैं? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो खत्म हो गया सवाल। तो क्या बचा? आगे जाके पढ़ोगे, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। खत्म। क्या नहीं समझा था इसमें कदा? बहुत पिटेगा। सुबह सुबह वैसे मूड खराब हो के आता हूँ, इतना ट्रैफिक। मेट्रो से आना चाहो तो ट्रेन में तो मैं चढ़ ही नहीं पाता। हाँ मैं एक बार चढ़ा था, मैं उठक बैठक मारा था अगले स्टेशन पे। अरे मैं वहाँ से ट्रेन में चढ़ा, मुझे लगा अंदर लोग जगह दे देंगे, एक तो छोटा हूँ, हाथ पहुँचता नहीं ऊपर तक, और आधा था, मुझे लगा एक स्टेशन में आने के मैं गिर जाऊँगा कहीं पे। अगले स्टॉप पे उतर गया, वहाँ से ऑटो किया और कान पकड़, मैं लोकल में नहीं चलूँगा पीक आवर्स में कभी भी, तो पीक आवर्स में तो जाता ही नहीं हूँ। मेट्रो से आ जाओ तो यहाँ गुंदौली उतरने के बाद इनके नखरे ऐसे नहीं जाऊँगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं, आने के टाइम पागल कर लेते हैं। और कार से आओ तो यहाँ आधे घंटे तुम पार्किंग ढूंढते रहो, खड़ी कहाँ करूँ गाड़ी। सुबह 7 बजे होता तो अच्छा रहता है। तो मैंने एक जगह फिक्स कर ली है 7 बजे, वो किसी की बिल्डिंग है, वो जैसे मेरी खुद की पार्किंग लोगों को लगता होगा मैं वहाँ रहता हूँ। एक बार एक कैब वाला अपनी गाड़ी खड़ी करा था, मैं उसको इतना हॉर्न दिया ना, वो अपनी गाड़ी हटाया, मैं पार्क किया फिर वहाँ पे। हाँ ये सब तो छोटी बात है। चलो इसमें हेतवी का भाई कौन है? कल मुझे आतिश सर बता रहे थे। अच्छा तू है। तो उस दिन जब मैंने पूछा तुम लोगों को बोलने नहीं हो रहा था कि किसी भाई बहन यहाँ पढ़े हैं क्या? डरते थे क्या कि मारेंगे, फिर पिटोगे तो वैसे भी। चलो लिख चुके। कितने लोगों को आ गया था ये? बस सब ट्राई नहीं किया ना? बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया ना? मत किया करो, पाप लगता है, बहुत बड़ा वाला पाप है। ट्राई कर लिया तो क्यों तिवारी जी? आ गया, अगर कर लिया पाप लग जाएगा, कितना बड़ा लॉस होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यार, आईआईटी वाले बुला लेंगे। मत किया करो। और सवाल करें? आज कुछ ढंग के सवाल करते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करके कोई चीज होती है। नाम मत लिखना, नाम वाम लिखने से कुछ होता नहीं है। जैसे मुझे अगर करना हो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट लगा दूं, चाहिए लिमिट? चलो लगा देता हूं। वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने लगा दिया। देखो इसको ना कभी की, जो मैं अभी बताऊंगा जो मेथड तुम्हें, ये कभी किसी मैथ्स वाले टीचर से डिस्कस मत करना, वो हंसते हैं। और ये जुगाड़ है एक तरीके से अपने लिए, ये जुगाड़ हम अप्लाई करते हैं
कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। ये कोई मेथड नहीं है, हालांकि ये हर जगह काम कर रहा है, इसलिए हम जुगाड़ इसको यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फार्मूला है? इंटीग्रेशन के लिए साइन एक्स है। अभी क्या आ गया? तो चेन रूल में याद है तुम्हें, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते थे? एक्स। तो यहाँ भी मैं एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ? एक्स। तो साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स मान लिया तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, और एक्स की जगह कौन आएगा? एक्स स्क्वायर। लिमिट कितना है इसके ऊपर? अब जिसको एक्स मानते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करना होता था? वापस से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे। यहां भी वापस से डिफरेंशिएट ही करना है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। नीचे किसको एक्स माना था? समझा? खत्म। अब यहां लिमिट रखो, तो लिमिट रखने पे क्या आएगा? बोलो। अब माइनस लगाए तो पहले लोअर लिमिट रख दोगे तो एक जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। लिमिट नीचे नहीं आएगी, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1। अच्छा ये क्या बनेगा? पाई स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर बाई 4 क्या होगा? पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, 90 इंटू 90, कॉस 90 इंटू 90 बन जाएगा ना, पाई स्क्वायर बाई 4। कैसे? पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यही बनेगा। और 180, 90 इंटू 90 मतलब 8100। अब साइन 8100 की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्या आएगी वैल्यू? बोलो बोलो। अच्छा 8100 लाने के लिए 360 के कौन सा मल्टीपल पास में आएगा? 360 10 जा कितना होता है? 3600। 20 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 7200। 360 टू 30 करो, 10800। ज़्यादा हो गया ना? तो एक काम कर लेते हैं, मैं ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे अलग से निकलवाता हूँ। cos 1800 डिग्री, ये ट्रिगो में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? cos 2 टाइम्स ऑफ 360 लिख सकता हूँ। उसके बाद कितना बचेगा? 7200 के बाद कितना बचा? 900। एंड ये 2 का कोई मतलब नहीं है, 360 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ये वैल्यू अब बन गई cos 900। अब cos 900 क्या होता है? cos 360 इंटू 2 मतलब 720 प्लस 180, हाँ या ना? और अब बन जाएगा ये cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। कितनी होती है? तो cos 8100 भी कितना हो गया? तो यहाँ पे वैल्यू रखो अगर, तो दिस इज 1 माइनस ऑफ -1 बाई 2x। इसका मतलब है 2 बाई 2x। मतलब आंसर कितना आया? टफ हो गया बहुत ना, जान निकल गई। कहाँ 100 लिया? 8100 है ना यार। अरे ये लिखोगे तो 8100 आएगा ना, वो लिखने में आगे पीछे हो गया था। समझा क्या करना होता है? खैर तुम्हें जब कैलकुलेशन आएगा तो ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं देंगे, वो तो मैंने ऐसे कुछ भी लिया और आ गया ऐसा। तुम्हें जनरली तो ये इसका यहीं पे आंसर खत्म करना चाहिए था एक्स लिख करके। मैंने लिमिट डाल के भी थोड़ा प्रैक्टिस करवाई है, इसलिए cos 8100 की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई। ठीक है, अब वो वैल्यू भी आगे चल के ट्रिगो में तुम्हें कैलकुलेट करनी है, तो कोई ऐसा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। इनडेफिनेट में ही सॉल्व करवा देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। डेफिनेट करना होगा तो कर लेना, लेकिन मुझे नहीं करवाना है। ये नोट करो और डेफिनेट करो। ये सबको समझा क्या ये वाला पॉइंट?
जब 360 से बड़ी वैल्यू होती है तो आपको ये देखना होता है, ये 20 है, 360 से बड़ी वैल्यू होती है तो आपको क्या देखना पड़ता है कि 360 के जितने मल्टीपल्स आएंगे उसके बाद ऐड करना है। तो 360 का 20th मल्टीपल कितना होगा, 7200, उसके बाद कितना बचा है, 900। तो 8100 से हम कहाँ पहुंच गए, सीधा 900 पे। तो ये जो ये n यहाँ पे लिखा हुआ है 360, n टाइम्स ऑफ 360, 10, 20, 1, 2, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको ये देखना होता है 360 प्लस समथिंग। तो अगर कोहेरेंट रूल देखोगे तो ये 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये कितना होता है 360। 360 में कुछ ऐड करोगे तो ये पहले कोहेरेंट में ही आओगे ना। तो मैंने वही लगाया कि 360 प्लस समथिंग था, तो 360 तो चेंज होता नहीं है, 180 एंड 360 डज नॉट चेंज, तो कॉस का कॉस रह गया और ये 900। अब 900 फिर से 360 से बड़ा है, तो फिर मैं 360 का मल्टीपल ढूंढना चालू किया। तो 360 का 2 टाइम्स मल्टीपल किया तो कितना आया 720। 900 में कितना कम पड़ा अभी 180, तो 2 इंटू 360 प्लस 180, अगेन 360 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा ही बन जाएगा। तो कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू में तुम्हें और ब्रेक डाउन करना है तो कॉस 90 प्लस 90 होता है, तो माइनस साइन 90 मतलब -1। तो ये प्रोसेस तुम्हें आना चाहिए, इसको नोट कर लो। और ये अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे है, इसको जरा सॉल्व करो। हो गया, सबको आ गया। क्या करना था, इस पूरे को क्या मानना चाहिए अपने को, x, तो साइन x क्या हो जाएगा cos x माइनस में, और जिसको x मान रहे हो उसको नीचे फिर से डिफरेंशिएट कर देना है और प्लस c आ जाएगा। तो माइनस कॉस ax प्लस b, और नीचे क्या आ जाएगा, जब इसको करोगे तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a और b का 0, कांस्टेंट है, खत्म। कितने लोग सही थे, चलो मैक्सिमम लोग सही थे। तिवारी कहाँ हो गया, क्या गलती हो रही है, जल्दी करो, ये सीखो सीखो, ये जितना सीखोगे उतना फायदेमंद है तुम्हारे लिए, आगे चल के तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और कराओ, एक दो और कर लो, फिर एक दो नए मेथड पे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है वो करते हैं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं ये टॉपिक। एक सवाल और कर दो मेरे लिए, 1/ax प्लस b dx, और चलो एक और कर दो, साइन ओमेगा t dt लिमिट 0 से t। इधर देखो, इस पूरे को x मान लिया ना, तो 1/x क्या होता है, ln x होता है, तो ln ax प्लस b, और जिसको x माना था उसको नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तो ax प्लस b और प्लस c, तो ax तो फिर से a हो जाएगा, तो ln ax प्लस b बाई a। अरे लॉग बेस e को ln बोलते हैं, लॉग देखो उसमें लिखो है, लॉग में नेचुरल लॉग होता है ना। ये क्या हो गया, कल ज़्यादा ठंडा हो गया था क्या, आज सब 25 और 24 पे चला रहे हो, शौर्य नॉनवेज नहीं खा के आए क्या। दूसरा वाले में क्या करना है, साइन टी का इंटीग्रेशन हो सकता है, ये साइन ओमेगा टी है, तो इस पूरे को टी मान लो, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसको ऐसे लिखा रहने दो 0 से टी, और नीचे आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट, कोई दिक्कत। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास, लिमिट रखो तो लोअर लिमिट पहले रखनी पड़ेगी, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 0, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह टी बाई ओमेगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी टू द होल अपॉन ओमेगा। दिस इज योर आंसर। कहाँ गलती हुई दिखा, माइनस कॉस ओमेगा टी नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस। हालांकि इसको करने का ये मेथड नहीं है, एक तुम्हें मैं इसका सही मेथड सिखाता हूँ, चलो बाद में सिखाऊंगा, पहले पूरा ख़त्म कर लूँ तब लास्ट में, डरावनी चीज़ लास्ट में करवाता हूँ। जितना काम का है उतना ही अभी कर रहे हैं, है तो बहुत कुछ इंटीग्रेशन में, लेकिन खाली काम का पार्ट कर रहे हैं।
एक ये सॉल्व करो जरा, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब याद रखना यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को तुम x मत मान लेना कि साइन x का होल स्क्वायर उसको x मान लिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत याद ध्यान से करना होता है इंटीग्रेशन, इसीलिए टफ है। अभी तक देखो जो भी कर रहे थे उसमें थीटा की जगह ओमेगा टी था। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, जैसे वहां क्या था कि साइन एक्स टू द होल स्क्वायर डी एक्स है, मैं दोनों मेथड कर रहा हूँ, रॉन्ग वाला भी और राइट वाला भी। पहले रॉन्ग करता हूँ, तो इस पूरे को मैं x मान लूँ, मान सकता हूँ ना x, तो ये क्या बन जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3। अरे एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, और नीचे क्या करना होगा जिसको आप x मान रहे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या बना साइन क्यूब एक्स बाई 3 कॉस एक्स। आपके हिसाब से ये आंसर आया ना, हाँ या ना। लेकिन अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बेस ये यहाँ पे समझना ये सॉल्यूशन 1 है, अभी आगे ये गलत हो जाएगा। सही मेथड देखो, मतलब ये जो x मानने वाला है ये कब कर सकते हो, जब साइन के साथ थीटा दिया हो, तो थीटा को x मान सकते हो, थीटा को t मान सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने कहा कि करेक्ट मेथड नहीं, कि हर जगह काम नहीं करता ना, लेकिन तुम्हें जो आता है साइन के साथ थीटा वाला ही आता है, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। सही मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाऊंगा मैं, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? ट्रिगो को इस्तेमाल करके। क्या कोई फॉर्मूला है स्क्वायर के लिए तुम्हारे पास साइन कॉस टेन में? कहाँ है देखो ना, साइन कॉस का कोई स्क्वायर में फॉर्मूला दिया है नहीं ना, साइन एक्स और कॉस एक्स दिया है ना। तो तुम्हें ट्राई करना होगा साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना। अब ट्रिगो में ऐसा कौन सा फॉर्मूला पड़ा है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो आ ही गया ना, तो साइन को हटाया तो कॉस का स्क्वायर आ जाएगा, फिर वही कहानी। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करें? देखो ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, cos 2x का फार्मूला cos 2a वाला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, पढ़ा है ना ये सब। तो क्या मैं cos 2x को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x? क्या यहां से मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस कॉस 2x, या साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2x? ये 2 और ये 2 कैंसिल मत कर देना। आधे लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या लिख दिया। क्या ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ट्रिगो का फार्मूला है, मुंडी हिला रहे हो। ट्रिगो याद करो फार्मूला, वहाँ घूमने गए थे आउट ऑफ इंडिया, फार्मूला तो पढ़ सकते थे। 24 घंटे घूम ही रहे थे क्या? तो घूमते घूमते पढ़ रहे थे, सफ़र कर रहे होगे तब क्या घूम रहे होगे, उल्लू की तरह बाहर रोड देख रहे थे, उस टाइम पढ़ लिए होते। फार्मूले सारे तैयार करोगे, फार्मूले के बिना नहीं होगा, सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। ये ऐसे लिखो, वी नो दैट, तुम्हें नहीं पता है तो भी ये लिखना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ बोलो। अब देखो जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे इंटीग्रेशन में भी dx को मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1/2 बाहर आ गया, ये क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, प्लस यहाँ 1/2 बाहर आ गया तो ये क्या बचा cos 2x dx। अब देखो थीटा भी 2x है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, तो अगर थीटा की वैल्यू 2x है तो क्या इस पूरे को x मान सकता हूं मैं? थीटा x है वही अभी जो करते आए मेथड, तो ये क्या बना 1/2 इंटू एक्स, 1/2 कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अपॉन
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, और ये इनडेफिनेट है तो c जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना, x बाई 2 प्लस यहाँ 2 आएगा मतलब साइन 2x बाई 4। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर देखो और ये आंसर देखो तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है ना। तो जब पूरे पर स्क्वायर हो, x रेज टू n दिया हो, समझना, x रेज टू n दिया हो तो उसको आप x मान के सॉल्व नहीं कर सकते। जब थीटा पे कोई फंक्शन दे दिया हो तो थीटा को आप x मान सकते हो। जैसे 2x लिखा था तो ये cos थीटा होना चाहिए था ना, थीटा की जगह 2x लिखा है तो मैंने 2x को x मान लिया। लेकिन जब साइन स्क्वायर थीटा लिखा था तो उसको हमने नहीं माना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो यार, समझा? चलो एक और सवाल कर दो फिर। cos स्क्वायर x dx, इसको भी ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं ना, याद है? और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें कौन सा लगेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको नोट करो और ये वाला करो। आया ये बच्चों? जिनको नहीं आया देखो, वही फार्मूला फिर से लगाओ तो cos 2x। अब मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो तुम्हें ट्रिगो अच्छे से आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था ना, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? तो cos 2x लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से देखो 2 cos स्क्वायर x लिखा जाएगा 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर x क्या आया? 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, करेक्ट? देयरफॉर ये लिखा गया 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx। अब यार इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यही चीज तो आ रहा है ना, बस माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस। तो इसके आगे जहां जहां माइनस है बीच में वहां प्लस कर देना तो फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 प्लस साइन 2x/4। ठीक है, सबको समझा? चलो एक दो और है, अगले पेज पर करते हैं। ये हो गया लिख के ना, लिख लो जल्दी। या मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, करूँगा अगले पेज पे, तो मेरे को जो क्वेश्चन मिला है हट ना जाए इसलिए मैं अभी लिख दूँ 1/1 माइनस साइन x dx। e रेज टू 5x dx आया भाई? cot स्क्वायर x आया? cot स्क्वायर x को कैसे, cot स्क्वायर x का कुछ पढ़ा है क्या? इंटीग्रेशन देखो फार्मूले में, cot का तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा ना। हाँ, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, लेकिन बेटा फिर अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया तो लेकिन 1 साइन स्क्वायर x तो कोसेक बन जाएगा ना। अब देखो इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें ट्रिगो स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो इसमें इंटीग्रेशन का काम नहीं है, ट्रिगो का काम है। cot स्क्वायर x है dx। अब मेरे पास cot स्क्वायर का तो कोई फार्मूला है ही नहीं। 1 - हाँ, एक तो ये पता है ना 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x, और देखो फार्मूले में कोसेक स्क्वायर x होता है माइनस cot x। लिखवाया है ना फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा या कोसेक स्क्वायर x dx। तो इसको यहां से cot स्क्वायर x की वैल्यू, तुम्हें ये बहुत स्ट्रांगली समझना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला तुम्हारे पास है और कौन सा फार्मूला तुम्हारे पास नहीं है। जो गिवन डेटा मैंने तुम्हें दिया ना, उसमें से जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो उस फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा। अब क्यों लिखेगा गधे, जब कोसेक का डायरेक्ट दिया हुआ है फार्मूला तो क्यों लिखना है? तो इसको क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx।
या कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, तो ये क्या होगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स और बाद में प्लस सी जोड़ दो। कितने लोग सही थे? देखो दिमाग लगाना है, तुम्हें क्या करना होता है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट वाला क्या है? नहीं नहीं नहीं, tan x प्लस sec x आएगा। वन साइन थीटा एक अलग इंडिपेंडेंट वो है ना एंटिटी। जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी आ जाए तो उसको x नहीं मान पाओगे ना। ए एक्स प्लस बी वाला यहाँ पे फंडा काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि देखो ए एक्स प्लस बी नहीं बनेगा। क्या था फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स था ना। तो इसको क्या करेंगे, अब साइन एक्स आ गया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फार्मूले अपने पास थे? साइन के लिए निकाल सकते हो, कॉस के लिए फार्मूला था, सेक स्क्वायर एक्स के लिए फार्मूला था, और किसके लिए था? कोसेक स्क्वायर एक्स के लिए था, सेक एक्स टेन एक्स के लिए था, कोसेक एक्स कॉट एक्स के लिए था। इतने तो फार्मूले थे अपने पास। अरे हाँ यार, तो उस फॉर्मेट में इसको बदलने की कोशिश करो। कैसे बदल सकते हैं? अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो कोसेक और सेक बन सकता है अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है? रेशनलाइज कर दो इसको। अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स, अब ये सब ना मैथ्स में तुम्हें खूब पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी। यहाँ मुझे कराना नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा डेवलप करने के लिए 1-2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो क्या ये ऊपर बन गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बन गया? तो क्या ये ऐसा हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं? तो प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अब देखो सवाल खत्म, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये बन गया 1 बाई कॉस मतलब सेक और टेन। अरे यार दोनों के लिए फार्मूला आपको दिया है, क्या इसको लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स मतलब टेन थीटा, तो ये आ गया टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? सेक एक्स का। क्या सोचना क्या है, जो गिवन फार्मूला है उस सेट में मैं बना कैसे पाऊंगा, और उसके लिए क्या इस्तेमाल किया मैंने? बेसिक मैथ्स ट्रिगो इस्तेमाल किया। आधे लोग सब बाउंसर जा रहा है ना आज, समझा ना? ये जितना करवा रहा हूं यही सेट याद रखना बस, कुछ अलग से नहीं करना। कोई और क्वेश्चन लिखा था मैंने? e रेज टू 5x। e रेज टू 5x तो आसान है, 5x को x मान लो। e रेज टू x क्या होता है? e रेज टू x, तो e रेज टू 5x बाई 5 आ जाएगा। देखो अगर मैं e रेज टू 5x dx है, इसको x मान लो, तो e रेज टू x क्या होता है? और जिसको x मान रहे हो उसको नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/5 e रेज टू x। और करवाने का मेरा मन नहीं है, नहीं तो एक और है, अब उसमें तुम्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ जाएगा। करवा दूं? सेक एक्स dx निकालो। मैं बताऊंगा नहीं, पहले तुम जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना कुछ, वैसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा अभी रहने दो सेक एक्स dx, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के बाद। करवाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये खत्म होने दो। समझा? ये हो गया लिख के, सब लोग लिख लिए? एक्चुअली जो ये x मान के कांड कर रहे हो ना, दूसरा मेथड तो हर जगह वैलिड है कि ट्रिगो वाला फार्मूला अप्लाई करो और काम करो। जो x मान के काम किया,
ये शॉर्टकट मेथड था। कौन सा मेथड था ये? अब बड़ा मेथड करते हैं जो इसका रियल मेथड होता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कब तक लिखते रहोगे? अब किसी बुक से छाप लेना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है बच्चों? जैसे ये वाला जो सवाल किया, कहाँ गया? हाँ, साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर आप सबने लिखा हुआ है। 0 से π/2 था, आंसर कितना आया था? 1/x। तो मैं 0 से π/2 नहीं लगाता, लिमिट यहीं तक करूँगा। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर अगर यहाँ तक करते तो क्या आता? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस सी आता, वो अलग बात है, यही आता ना। तो मैं ये मैच करवाता हूँ रियल मेथड से, जो मेथड है। तो बेटा मेथड ये है कि अगर मुझे साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है तो ऐसे x मान के नहीं कर सकते थे। तो मैंने जुगाड़ बताया, इसीलिए कहा हर जगह वैलिड नहीं है। जहां साइन थीटा होगा वहीं वैलिड है, या लीनियर वेरिएबल होगा वहां पे आपने मान लिया। जहां साइन कॉस ना आए या फिर साइन थीटा में रहे, या साइन स्क्वायर एक्स में ये काम नहीं किया था ना। सही, ये मतलब है जब हमारे पास फार्मूला किसके लिए है? क्या साइन एक्स डी एक्स के लिए फार्मूला है? किसके लिए फार्मूला अपने पास? साइन एक्स डी एक्स। तो यहां पे मुझे ऐसा करना चाहिए कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मान लो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया है तो यहां मैं साइन टी लिख सकता हूं, लेकिन जब यहां टी लिख रहा हूं साइन टी डीएक्स तो गलत हो जाएगा। लिखना क्या चाहिए अपने को? ये आना चाहिए साइन टी dt आना चाहिए ना यहाँ पे। अब ये dt कैसे आ सकता है? तो याद करो कल हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था। t को dt बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली। अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, और किसके रिस्पेक्ट में किया है? dx के रिस्पेक्ट में किया है। dt का इंटीग्रेशन, सॉरी t का इंटीग्रेशन 1 dt मतलब dt। तो यहां से मैं dx की जगह क्या लिख सकता हूं? हाँ बोलो, लिख सकता हूं ना। देयरफॉर क्या इसको लिखूं मैं साइन टी, एक्स स्क्वायर को तो टी माना है, dx की जगह क्या लिखना है अपने को? dt टू द होल अपॉन 2x। ये 1 अपॉन 2x बाहर लोगे तो साइन टी क्या होता है? माइनस कॉस टी। But t is equal to x square, therefore this is minus cos x square upon 2x। यही तो आंसर आया था, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब ये इतना लंबा मेथड है एट लेट बेट, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? थीटा x माना और यही आंसर 2 लाइन में ला लिए। तो वो जो ट्रिक बना है इतने लंबे सवाल को जल्दी से सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। जैसे ये आपने एक सवाल ये भी किया 1 अपॉन ax प्लस b dx किया ना आपने। तो यहां पर मैं ax प्लस b को क्या मान लूं? t मान लूं। अभी हमने x माना था, अभी मैं क्या मान लेता हूं? t, क्योंकि मुझे 1/t का इंटीग्रेशन पता है ना, तो जिसका इंटीग्रेशन पता है वो मान लेते हैं। t मान लिया और इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली।
तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा और b तो कांस्टेंट है। पार्शियल का मतलब सबको डिफरेंशिएट करना है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ax में a बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 1, किसके रेस्पेक्ट में किया तुमने, किसके रेस्पेक्ट में किया था, तो a dx प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी, या क्या यहां से आ गया a dx इज इक्वल टू डी टी, तो क्या dx की वैल्यू लिखी गई dt बाई a, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 पाई t, और dx की जगह क्या लिखना है अपने को, देखो a कांस्टेंट है तो 1 बाई a बाहर आ गया, 1 बाई टी dt क्या होता है ln t। जरा आंसर मैच करो, क्या वही आया था, t की वैल्यू कितनी है ax प्लस बी ना, देयरफॉर आंसर इज ln ax प्लस बी बाई a। इतना लंबा प्रोसेस है, उससे बेटर क्या था, इसी को यही x मान लो, 1 बाई एक्स बन गया ln x, और जिसको x माने हो उसको डिनोमिनेटर में जाकर डिफरेंशिएट कर दो। सेम तुम sin 2x के लिए भी कर सकते हो, 2x को क्या मानते t, तो क्या बनता है वो 2 dx इज इक्वल टू डी टी, हाँ है ना, 2 dx इज इक्वल टू डी टी, और उसको सॉल्व करना पड़ता। अब इन सवालों में क्या इसका इस्तेमाल करोगे क्या, मत करना। जहां साइन थीटा और ऐसा वेरिएबल आ जाए, एग्जैक्टली यही वेरिएबल है तुम डायरेक्टली मान के कर सकते हो, तो साइन के साथ थीटा आ जाए, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आ जाए। अगर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होता तो भी ये काम करता। यहाँ कुछ ना आए, बस यहाँ कुछ आगे तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब इसका रियल इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, या फिर एडवांस के अच्छे सवाल काइनेमेटिक्स के भी, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करोगे। कैसे करते हैं, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है सवाल क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो देख लेना। ये डेरिवेशन के बीच का पार्ट है इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सवाल है, लिमिट भी दिया है 0 से लेके r तक। इसमें x है कांस्टेंट, x कैसा है कांस्टेंट। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें यहां टोटल पे पावर आ गया, क्या वो वाला मेथड करें, x मान लें, नहीं कर पाएंगे। इसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही जाना पड़ेगा। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। बेटा अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने जाऊंगा तो जब मैं कुछ मान ही रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ कुछ, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए ना। मैं सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा हूँ कोई वैल्यू, ताकि मेरा क्वेश्चन कैसा हो जाए, आसान हो जाए। अब आसान ही करना है तो ये पावर फ्रैक्शन में है, पहले इसको होल पावर में कन्वर्ट कर दूं तभी तो आसान होगा। तो मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानूं कि ये पावर फ्रैक्शन हट जाए। सोचो अगर मैं इस पूरे को t मानूंगा तो t पावर 3/2 रह जाएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन t पर पावर कितना आ जाएगा 3/2। अगर मुझे t 3/2 पावर नहीं चाहिए, मैं t स्क्वायर मान लूँ तो t स्क्वायर टू द पावर 3/2 करोगे, 2 2 कैंसिल, t क्यूब बचेगा, हाँ या ना। अरे बोलो, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें एक काम करता हूं ना, इसको t ना मान के t स्क्वायर मान लेता हूं। अब इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, लेकिन तुम्हें इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कि दिया भी नहीं होगा तुम्हारी बुक में। यही मैं लास्ट क्वेश्चन करवा के इस टॉपिक को खत्म करूंगा। चलो मैंने sec x बोल दिया था, एक वो करवा दूंगा, बहुत सवाल नहीं कराऊंगा इसके ऊपर। इसको t स्क्वायर मान लिया तो फिर क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली।
तो अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं बच्चों, तो आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 2r। किसके रेस्पेक्ट में किया? एक कोई बोल नहीं रहा यार, बहुत टफ हो गया क्या? समझ आ रहा है? अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हाँ, यही इसीलिए पूछा मैंने, यहाँ लिखा है इसको देखो, x कांस्टेंट है तो 0 आएगा। टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t dt। 2 ने 2 को मार दिया तो r dr क्या आ जाएगा? 1 इसको 2 मान लिया। मतलब अगर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखता हूं तो जहां आर डी आर लिखा है उसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? टी डी टी। लेकिन यार ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट है? आर की। अब तुम आर की जगह क्या लिख रहे हो? अब तुम आर की जगह क्या लिख रहे हो? टी लिख रहे हो ना। तो अब अगर आर डी आर की जगह टी डी टी लिख रहे हो तो इसके हिसाब से लिमिट आर की जगह अब टी हो गया, तो लिमिट भी तो टी का रखना पड़ेगा अपने को। किसकी लिमिट चाहिए अपने को? टी की। तो बच्चों टी की लिमिट कैसे रखेंगे? उधर लिख चुके थे ना, पहला रूल लिख लिए होगे, उसको हटा देता हूं मैं। अब मुझे here लिमिट ऑल्सो चेंजेस। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि लिमिट चेंज तो हो रहा है, तो चेंज होगी ये लिमिट होगा कितना। तो सबसे पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अच्छा बताओ r की लोअर लिमिट कितनी है? जब r था तो लोअर लिमिट कितना है? 0। तो उसके करेस्पॉन्डिंग t की लिमिट कितनी होगी? लोअर लिमिट r पर कितना था? 0। अगर मैं इक्वेशन 1 देखूं तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है ना? नहीं, 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू x। दोनों साइड रूट लेंगे ना, मतलब r की लिमिट कितनी थी? 0। तो t की लिमिट कितनी है? x। और अपर लिमिट लिखेंगे तो r की अपर लिमिट कितनी है? कैपिटल R। अरे बोलो। तो अगेन इक्वेशन 1 में गया मैं, तो इक्वेशन 1 में क्या ये वाला इक्वेशन है अपना इक्वेशन 1। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की अपर लिमिट कितनी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई इस पूरे को मैं फ्रैक्शनल पावर हटाना था, इसको टी स्क्वायर मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो आर डी आर बन गया टी डी टी। तो आर की जगह मैं टी रखूंगा। ये जो लिमिट रखा है ये आर का लिमिट है। अगर ये आर की लिमिट है तो मुझे टी में करेस्पॉन्डिंग लिमिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आर की लिमिट कहां से? आर की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आर है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जब आर की लिमिट 0 है तो टी कितना होगा? मैं इक्वेशन 1 में गया, r की वैल्यू 0 रख दिया, tx आ गया। r की अपर लिमिट कितनी है? कैपिटल R, तो उसके करेस्पॉन्डिंग t की लिमिट कितनी होगी? तो मैंने क्या किया, फिर पहले इक्वेशन में r की जगह r की जगह कैपिटल R रख दिया। अपर लिमिट ऑफ स्मॉल r इज कैपिटल R, यहां से मुझे t मिल गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला। ये इलेक्ट्रो में पढ़ने मिलेगा, मैं करवा रहा हूं। थोड़ा अच्छा सवाल है, अग्रीड, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, छोड़ के भाग नहीं सकते। घर पे जाके इसकी यही क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करना कि जब भी मैं लिमिट के साथ सब, अभी तक देखो इसके पहले वाले सवालों में लिमिट नहीं था। जब लिमिट के साथ सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें क्या करना होता है? जो t मान रहे हो तो ठीक है, t मान लिया तो तुम्हें dx की जगह dt आ जाएगा या dr की जगह dt आ गया, जो भी वैल्यू आई वो सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन जो लिमिट लगी है ना, उस लिमिट को भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और लिमिट ऐसे चेंज करते हैं कि पहले हम देखेंगे जो गिवन डेटा था, यहां कौन था? r, उसकी लोअर लिमिट कितनी थी?
अरे बोलो, गिवन डेटा की लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है कैपिटल आर, अपर लिमिट कितनी है कैपिटल आर। तो मैंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग ही आर की वैल्यू 0 रखने पर टी कितना आएगा वो निकाल लिया, आर की वैल्यू कैपिटल आर रखने पर टी कितना आएगा वो निकाल लिया। फ्रॉम हियर वी गेट लोअर एंड अपर लिमिट। जैसे ये मिला, अब क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आ गया। आर डी आर था, उसको क्या लिख सकते हो टी डी टी, अभी तो पढ़ा। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो टी स्क्वायर, और इस पूरे पर पावर कितना है 3/2। लिमिट क्या है, टी की लोअर लिमिट कितनी आई, अपर लिमिट कितनी है। देखो बेटा अब सवाल बहुत आसान हो गया। कैसे, ये 2 ने 2 को मार दिया, ये 2 ने 2 को मार दिया, तो ये बना टी क्यूब। टी अपॉन टी क्यूब का मतलब क्या होता है, क्या 1/t स्क्वायर, x से लेके, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पढ़ चुके हो ना। हाँ बोलो, तो 1/x स्क्वायर क्या होता है -1/x। आज का सवाल यही से स्टार्ट किया था मैंने। लिमिट ये रही। अब लिमिट कैसे रखते हैं बेटा बोलो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, यही आपका आंसर है। मतलब जो भी दिमाग लगाना है वो दिमाग कहाँ लगाना है, टी मानना है कि टी स्क्वायर मानना है, और उसके करेस्पॉन्डिंग लिमिट कैसे चेंज होगी, ये दोनों काम कर लिया तो उसके बाद तो डायरेक्ट 1/t स्क्वायर बन गया ना। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आसान है, वही तो करते आ रहे हैं, -1/t और लिमिट लगा दो लोअर माइनस अपर, दैट्स इट आंसर। चले आगे, सब लिख चुके। sec x dx, देखो sec x dx के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको sec स्क्वायर x बनाना पड़ेगा। अब sec स्क्वायर x बनाने के लिए दो चीज है, या तो मैं sec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन जब मैं sec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मैं जाके फंसूंगा कहाँ पे, फिर मैं फंस जाऊंगा कि अगले cos x बन जाएगा ना, sec x बाई sec x तो 1 हो गया, फिर sec x ही तो बचेगा, या फिर वो बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई sec x। सोचो, ये जो sec x dx दिया है इसको मुझे sec स्क्वायर बनाना है, तो मैं sec x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक है कर दिया, लेकिन ये फिर कैंसिल होके वही तो दोबारा आ जाएगा। फंस जाओगे नहीं फंस जाओगे। तो इसको करने का क्या तरीका है, कुछ ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो ताकि ये sec x से कुछ अलग हो पाए। तो क्या करते हैं, इसमें sec x प्लस tan x से ये सब फिक्स्ड होते हैं। जब तुम अपने सीनियर से पूछोगे तो बताएंगे, जब मैथ्स पढ़ते हो ना तो इंटीग्रेशन इसीलिए टफ होता है, इसीलिए मैथ्स का पेपर टफ है, क्योंकि 30 to 40% तो इंटीग्रेशन से सवाल आते हैं जेई में। और इसमें पहला स्टेप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस है कि तुम्हें क्या मानना चाहिए, किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो तुम्हें सीखना पड़ता है। तो sec x वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है, sec x प्लस tan x। अब क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। मतलब 1/, को मत लो, 1/, को लेके कुछ नहीं होगा, तो sec x होएगा। हाँ ऐसा ले लेते हैं कि sec x प्लस tan x जो है वो t हो गया। क्या हो गया, t। जरा देखो इसको अगर इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो, बहुत आसान है बेटा, ये खाली दिखने में टफ है। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, खाली तुम्हें ये वाला पॉइंट समझना था। डिफरेंशिएट करो, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसके रेस्पेक्ट में किया है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक स्क्वायर एक्स किसके रेस्पेक्ट में किया है, और t का डिफरेंशिएशन 1 किसके रेस्पेक्ट में, dt। तो जरा देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सवाल खत्म। मतलब ये वाला है, जरा देखो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स dx, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt ना। तो ऊपर बन गया dt और नीचे बन गया t। यार अब तो ये आसान हो गया, 1/t क्या होता है, ln t ना, log t, बट t इज इक्वल टू तो ln का क्या सोचना था, किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सवाल आसान हो गया, और किसको t मानना है, दो चीज़ें सोचनी होती हैं। मुझे लगता है इंटीग्रेशन को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तुम फिलहाल वो बेसिक वाला जो था ना, कहाँ तक बेसिक था, t मानने के पहले तक, ये सब कहाँ तक था, ये यहाँ तक आप तैयार करो t मानने के पहले तक। अभी तुम्हारा सारा काम उससे हो जाएगा। 2-4 महीने के बाद सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तब तक तुम थोड़ा रफ एंड टफ हो जाओगे, तो तुम्हें कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो अभी तुम मतलब ये जो लास्ट के सवाल है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पहले तक, उस पे ज़्यादा जोर लगाओ। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद पे अगर अभी जोर नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। चलो लास्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो लास्ट टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक है इन सब में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और कोई भी वैल्यू मिनिमम कब होगी, उसके बारे में ये बताता है। सबसे पहले इसको इस्तेमाल कब करते हैं, मान लो कोई एक ग्राफ दिया हो इस तरीके का, ऐसा एक ग्राफ दिया है, क्या हुआ, तुम बड़े हो क्या ये, हाँ तो वही चीज है, एक ग्राफ ऐसा दिया है। इस ग्राफ को देखो तो y की वैल्यू चेंज हो रही है एज पर x। जब मान लो मैंने ऐसे दे दिया x y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और मैंने पूछा कि फाइंड आउट द पॉइंट वेयर y बिकम्स मैक्सिमम। अगर नंबर दिया होता तो मेरे लिए आसान होता ना, एक ही पॉइंट होता। अब x के अलग अलग पॉइंट पे, जैसे x को 0 रखो तो y 2 मिलेगा, x को 1 रखो तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 7 मिलेगा, x को -1 लिखोगे कुछ अलग मिलेगा, x को 2 रखा तो अलग मिला। तो क्या y की वैल्यू हर एक x पर अलग अलग हो रही है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x y इज डिफरेंट, है कि नहीं। तो क्या हर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा क्या, नहीं, कहीं मैक्सिमम होगा, कहीं पर मिनिमम हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनेंगे। तो आपको जब ऐसे इक्वेशंस मिले वेरिएबल वाले और आपको बोले कि मैक्सिमम बताइए या मिनिमम बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ऐसे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy बाई dx हैज टू बी 0। क्या 0 होना चाहिए, व्हाट इज dy बाई dx, स्लोप। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप। अगर तुम्हें इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन देख के तुम बताओगे कि क्या 0 होना चाहिए, स्लोप, हाँ, और dy बाई dx। और अगर ग्राफ दिया तो स्लोप। जरा इसमें बताओ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पे होगा। एक तो इस पॉइंट का स्लोप 0 है ना, इस पॉइंट का स्लोप 0 है,
और एक दूसरा स्लोप इस पॉइंट पे 0 है। बाकी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है स्लोप की, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, लेकिन 0 नहीं है। दिस 2 पॉइंट्स हैव 0 स्लोप। अगर इन पॉइंट्स के पास स्लोप 0 है तो यही दोनों पॉइंट में से कोई भी एक मिनिमम होंगे और कोई दूसरा मैक्सिमम। आपको ग्राफ देख के लग रहा है कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू रखेगा और ये वाला पॉइंट क्या रखेगा, मिनिमम। करेक्ट है, सही है। तो जरा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं। तो अगर अपन पॉइंट ए की बात करें, ग्राफ देख के तो आसानी से बात कर सकते हैं। पॉइंट ए पर स्लोप जस्ट बिफोर ए, मुझे बताओ ए के पहले, जस्ट पहले ए के स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ए के ठीक पहले ये वाला पॉइंट आएगा। अपन ने स्लोप निकालना सीखा था ग्राफ में। यहाँ पे जो स्लोप बनाओगे, ये अपनी लाइन ऐसे ऐसे जाएगी ना, और इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। करेक्ट ना? अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो स्लोप जस्ट बिफोर ए कैसा रहा, नेगेटिव। स्लोप एट ए कितना है, ए पर स्लोप कितना है, 0। जस्ट बिफोर ए कितना स्लोप है, नेगेटिव। और मैं आपको पूछूं कि रेट ऑफ, और पॉइंट ए है क्या, मिनिमा वाला पॉइंट है ना, ये मिनिमम वैल्यू रख रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, तो स्लोप में चेंज कितना हो रहा होगा, 0 माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, तो ये आएगा क्या, पॉजिटिव वैल्यू। और रेट ऑफ चेंज इन स्लोप का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। याद करो, कल के लेक्चर में बताया था, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, 0 से बड़ा। क्या मतलब है, 0 से बड़ा। मतलब ये जो पॉइंट ए देख रहे हो, इस पॉइंट ए पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और ये पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमा। तो याद क्या रखेंगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए? यस, दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, 0। उसके बाद क्या चेक करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा वो, मिनिमा। क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब तुम समझ गए होगे, लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। कैसे होगा देखते हैं। एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे अगर मैं बोलूं स्लोप जस्ट बिफोर ए, जरा देखो ए के ठीक पहले का जो स्लोप है, पॉइंट ए के ठीक पहले, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाऊं, तो ये लाइन ऐसे होगी यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, जस्ट बिफोर बी। तो यहाँ जो ये पॉइंट है, ये थीटा आप देख रहे हो, क्या ये एक्यूट एंगल है, मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्लोप जस्ट बिफोर बी कितना आया है, पॉजिटिव। स्लोप एट बी कितना है, 0। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप कितना है, 0 माइनस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू, विच इज डी स्क्वायर वाई बाई, या एक लाइन ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। या यहां से मैं बोल सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ये पॉइंट से याद रखो, दिस इज फॉर मिनिमा,
एंड दिस इज फॉर मैक्सिमा। मतलब ये वाले पॉइंट पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। ये वाला पॉइंट आपका मिनिमा है और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, मैक्सिमा। जब एससी वर्मा सॉल्व करोगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे। एक और पॉइंट हो सकता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए। कितना हो जाए वैल्यू, 0। अब जो 0 वाली वैल्यू होती है उसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो तुम पढ़ोगे मैथ्स में। वो पॉइंट तुम्हारा क्या था, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, वहां से इंटरचेंज होता है। जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ में इन्फ्लेशन होता है, वहां से ग्राफ जो है वो डायरेक्टली अपना कर्व का नेचर चेंज करता है। डी वाई बाई डी एक्स 0 करोगे तो वहां से वाई की कुछ वैल्यू मिलती है। ये अलग तरीका है, ये लिखने का तरीका, तुम इस पे ध्यान दो, इसको मत देखो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0। डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ ना कुछ सॉल्व करके आएगा ही, उसको 0 से इक्वेट करके तुम वैल्यू लिखते हो कि मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा। तो 0 लिखने के पहले जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो यहाँ रखा जाता है। देखो बेटा, अब ये सवाल कैसे करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हम ये जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर ना। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा dx बाई dt को 0 करना चाहिए, यही लिखोगे ना, यही लिखोगे। मर गए सालों, 2 मिनट एक्स्ट्रा क्या हुआ, तुम्हारी जान निकल गई। और उधर लेट आया 20 मिनट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 चलो लिखो तो क्या आएगा, ये 3t स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू 0। सही है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 6t। 3 2 जा 6, एक t ने t को मार दिया। t की एक वैल्यू कितनी आई, 2 से बेटा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, दूसरी वैल्यू कब आई होगी, 0 पर। तो एक तो 2 सेकेंड यहां से आया सिंस इट इज क्वाड्रेटिक, दूसरी वैल्यू कितनी आई होगी, 0। तो मैक्सिमम या मिनिमम, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब हो सकता है वो, या तो t 2 सेकेंड पे हो सकता है या t 0 पे हो सकता है। 0 पे मिनिमम, अब पता नहीं, वही तो चेक करना है। या तो 0 पर हो सकता है या तो 2 पर हो सकता है, हाँ या ना। आओ चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी। यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। यही लिखते हो ना। तो जरा यहाँ से डी स्क्वायर वाई, अरे यार बार बार मैं वाई क्यों लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर माइनस 6t। कहां से आया, ये वाली वैल्यू dx बाई dt है, सही है ना। तो इसको जरा फिर से इंटीग्रेट करो तो क्या आया, ये 6t माइनस 6, करेक्ट। अब ये आया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। आप बोलोगे t की कितनी वैल्यू आई है आपके पास, 2 वैल्यू। अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू 0। t 0 पर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 0 माइनस 6। क्या नंबर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, क्या ये नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आया। और लेस देन 0 आने का मतलब कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, t इज इक्वल टू 0 पर। तुम्हें क्या आ रहा था, मिनिमम। कितना आएगा ये t 0 पर, मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा कौन सा वैल्यू है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 2 माइनस 6। अरे यार क्या ये पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ वो थोड़ा सा ना मेरा फ्लो ऐसा हो गया है कि मैं बार बार उसको लिख दे रहा हूँ।
मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछा है? टाइम ना, तो आप क्या बोलोगे? द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी एट t is equal to 2 second and the maximum displacement will be at t is equal to 0 second। तो अब यहाँ पे लिखोगे कैसे? अब तुम्हें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भाई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब आया? अरे कौन सा टाइम पे मिनिमम आया है? 2 सेकेंड पे ना। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो ये दिया है ना, तो x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6 है ना, तो x की वैल्यू 8 माइनस, या ऐसे पूरा लिखो, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मिनिमम होगा, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 कितना आया? ये 8 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 6, क्या x की वैल्यू 2 आ गई? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वो कब आएगा? एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो t को 0 रखो, तो ये क्या बन जाएगा? 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 6, x की वैल्यू 6 मीटर। तो तुमसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वो 2 मीटर है, और कब होगा? वो कब होगा? t इज इक्वल टू 2 पर। और मैक्सिमम कब होगा? t इज इक्वल टू 0 पर। मतलब जब अगर मैं, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाऊंगा कि ये मेरा x हो गया, ये मेरा t हो गया। मिनिमम कब है? x 2 पर, x की वैल्यू 2 है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है? x की वैल्यू 6। x 6 कब रहा है? जब टाइम की वैल्यू 0 है। टाइम 0 पर x की वैल्यू 6 है, और इस टाइम पे ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा में स्लोप कैसा होता है? वो देखा ना अभी पीछे वाले में, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, मतलब यहाँ पर स्लोप 0 है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे, तो ये x की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर। देखो टाइम 0 है, ये x की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। हाँ, y नहीं, यहाँ पे x और t है, y का काम x कर रहा है। समझा? कोई दिक्कत? तो इस तरह के सवाल आते हैं। तुम्हें इस ग्राफ से बहुत मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। क्या मतलब है? मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। कभी भी वेरिएबल दिया हो कि y x का फंक्शन हो, x t का फंक्शन हो, y थीटा का फंक्शन हो, और बोले कि मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा, सबसे पहले क्या करोगे आप? dy बाई dx को 0 करोगे, आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी या एक ही वैल्यू मिलेगा। फिर आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करो, और वो वैल्यू रख के देखो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा है, नेगेटिव आ गया तो बस वही खत्म। समझा? इसको नोट कर लो। 110 हो रहा है, तुम्हारा 140 को पेपर चालू होगा।